रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए क्लास 10th का राजनीति विज्ञान का मैं टोटल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और जो भी इम्पोर्टेंट जिस चैप्टर में जितनी पंक्तियां हैं वो सब मैं लेकर के आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एस्टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है। एस्टेट यानी बीटेट जो बिहार में होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका SCRT का बुक है। ये मेरे पास देखिए BSTPBC है, BPC, तो ये हमारा SCRT का बुक है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते हैं वो निकाल करके मैं आपके लिए लाया हूँ। अब BPSC TRE 3 की परीक्षा अगर दे रहे हैं 9th 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का तो महत्वपूर्ण है। अगर आप उसका कोई भी विषय से अगर आप 9th 10th के लिए दे रहे हैं तो उसका जो GK GS होता है 40 नंबर का, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से बनाएंगे। देखिए मैं शुरू करता हूँ पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आएंगे मैं आपको बताऊंगा। नहीं होगा तो सीधे मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। देखिए क्वेश्चन जो 1 से लेकर 6 तक था वो कोई महत्वपूर्ण नहीं था, वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, सब्जेक्टिव था। तो उसका देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ से आपका 8 नंबर से शुरू होता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, पूछ रहा था। तो ये जेड गुडी रंगभेद के विरोधी नहीं थे, बल्कि बाकी तीनों थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक तो टॉमी स्पिन और जॉन कार्लेस, ये सभी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे, विरोध करते थे कि रंग भेद नहीं होना चाहिए। अगला है 9 नंबर में, देखिए कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित का मिलान करता है। पाकिस्तान कैसा है तो इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान कैसा है तो धर्मनिरपेक्ष है। इंग्लैंड है प्रोटेस्टेंट। आगे देखते हैं इस पहला चैप्टर का। देखिए और इसमें कोई महत्वपूर्ण है यहाँ पे, देखिए 17 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे BPSC के एग्जाम में या एस्टेट के एग्जाम में ये पूछ सकता है। 10th क्लास के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्या है, पहला देखिए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। जैविक अंतर से केवल हम लैंगिक विभाजन की बात नहीं कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ख, असमान भूमिका है। अगला कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है तो पंचायती राज संस्थाओं में। और बिहार में कितने प्रतिशत है तो 50% महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दी गई है। ये 2006 में जब लागू हुआ था उस समय से। अगला क्वेश्चन देखिए करा कि भारत, ये हो गया। 19 नंबर है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो वह हम सांप्रदायिक कहते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन, यहाँ देखिए बुक में सही लिखा हुआ था लेकिन सही नहीं बल्कि गलत यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि गलत एक है और बाकी 3 ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर क नंबर क्या है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल मनाही करता है भारतीय संविधान कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। बिल्कुल नहीं बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है, इसलिए इसका आंसर ख हो जाएगा, गलत होना चाहिए यहाँ पर। अगला है देखिए पॉइंट समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट अगर समझ करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। तो बिल्कुल देता है भारतीय संविधान। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ये भी आपका सही है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक अपने अपने बराबरी का अधिकार है उनका। अगला है कि देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। स्त्री के मामले में अधिकारों और बराबर का तो क्या कहेंगे, इसे नारीवादी कहेंगे। इसको समझते जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, नारीवादी कहलाता है, यानी स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता है। अगला है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला क्या कहलाएगा, सांप्रदायिक कहलाएगा। अगला है कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला, हाँ ठीक है। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला तो जातिवादी कहला जाएगा, जाति को मुख्य आधार मानने वाला। चौथा नंबर है कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला तो वो धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। ये मैं आपको बता दिया हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे इसमें अब है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो ये दूसरा चैप्टर का है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है, त्रिस्तरीय है। याद रखेंगे कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है। कौन कौन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इन तीनों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है।
5 वर्षों का कार्यकाल होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो भी पॉइंट आएगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर आया है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ 50% आरक्षण की बात कही गई है कि नहीं 2006 के तहत महिलाओं को संपूर्ण सीटों में, कहाँ, बिहार में 50%। तो याद रखेंगे, और यह भी याद रखेंगे ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। ठीक है, मुखिया या उप मुखिया अपने पद से स्वयं हट सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। स्वेच्छा से हटने के लिए पूछ देगा कि अगर वो स्वेच्छा से हटना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो जिला पंचायती राज प्रशासन की मूलभूत जिला पंचायती राज को वो जाकर के उसके अधिकारी को देते हैं। अगला देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक में। आगे है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। किसकी, आपको ये पंचायती राज की शुरुआत, ये पूछ देगा कि पंचायती राज संस्था की शुरुआत सबसे पहले भारत के किस राज्य में हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, यानी राजस्थान राज्य से हुई थी। और ये किस समिति पर त्रिस्तरीय लागू हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा बलवंत राय मेहता समिति। तो यह कई बार ये बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछता है। शिक्षक के लिए अगर आप भर रहे हैं तो उसमें भी आपसे ये पूछ सकता है कि किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय स्वशासन लागू किया गया है। देखिए त्रिस्तरीय ढांचा किसके सुझाव पर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय सुझाव दिया था। तो ये आपका है, यही तीनों है, ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। जो भी पॉइंट निकल कर आएगा हम इस पर बात करेंगे, और उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे। देखिए 1991 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जो 22-23 दिसंबर 1992 को क्रमशः लोकसभा व राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। फलतः संविधान के एक नए भाग 9 में पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया। इसमें 13 अनुच्छेद वाला एक नया अनुच्छेद 243 रखा गया है। कितने अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था है, 243 रखा गया है। और कितने नंबर में जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज संस्था कितने में है, 11वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या है जो भी होगा महत्वपूर्ण, इसमें हम लोग बात करेंगे। ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है, यहाँ पे है आपका। आगे हम लोग देखते हैं ग्राम सभा का सदस्य कौन होते हैं, जो लोग भी 18 वर्ष से ऊपर होते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये पूछ देता है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। याद रखेंगे ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, उस पंचायत में रहने वाले सभी स्त्री या पुरुष, सभी स्त्री पुरुष दोनों 18 वर्ष से अधिक रहने वाले व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला यहाँ पे पॉइंट महत्वपूर्ण है कि सरपंच ग्राम कचहरी का प्रभार होता है, यानी ग्राम कचहरी का कौन होता है, प्रधान, सरपंच होता है। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है ग्राम। ठीक है, ये आपका हो गया जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो। आगे देखते हैं यहाँ पर पंचायत समिति राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर है। वास्तव में यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। बिहार में 5000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत समिति की स्थापना की जाती है। आगे देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पर है राज्य वित्त आयोग 6 माह के अंदर। आगे देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि 6 माह के अंदर में चुनाव करा लेना होता है अगर। आगे देखिए ये यहाँ से महत्वपूर्ण है कि इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, ये याद रखेंगे कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इंडिका। पूछ देता है कि इंडिका पुस्तक किसकी रचना है। उसके बाद याद रखेंगे चाणक्य, जिन्हें चंद्रगुप्त कहते हैं, उनकी पुस्तक कौन है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक, ये चाणक्य, चंद्रगुप्त या चाणक्य या फिर कौटिल्य, सॉरी चंद्रगुप्त के तो वो प्रधानमंत्री, तो ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य या कौटिल्य जिन्हें कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे इंडिका मेगास्थनीज के। आगे देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित करके नगरीय प्रशासन व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नगर पालिका कार्यक्षेत्र विषय संविधान की 12वीं अनुसूची में है। नगर पालिका का किस में है, 12वीं अनुसूची में, ये याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण होगा। हाँ यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम
1988 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ? 1688 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो वो 1952 में 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी। इसे याद रखेंगे। सबसे पहला चेन्नई मद्रास में 1688 में और पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में। आगे देखते हैं। ये आपका पुराना डाटा है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको देख लेंगे अभी कितना है। ये सब जो आपका पुराना डाटा है कि किस नगर निगम में कितने सीटों की संख्या है, तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन एक दो पूछ देता है। आइए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, बाकी सब है। लिखित संविधान होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए। अगला है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका संघ सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है और सबसे पुराना लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है और सबसे व्यापक सबसे बड़ा संविधान भारत का है। अगला है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो वो 3 सूचियों में हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको बस याद रखना ये है कि 3 सूचियों में बांटा गया है, लेकिन यह भी पूछ देता है कि कौन सा विषय किस सूची में रखा गया। जैसे शिक्षा पूछ देगा कि शिक्षा किन सूचियों में रखा गया, किसके अंतर्गत आता है, तो वो फिर समवर्ती सूची में आ जाता है। तो उस तरह से याद रखने की जरूरत है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ये दोनों ठीक है, लेकिन क ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। संघवाद लोकतंत्र का अनुकूल है तो इसका हो जाएगा आपका व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्तियों को सीमित करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, हो गया। देखिए अगला तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल कर आएंगे सामने वो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। देखिए अगले पॉइंट यहाँ है 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ये पूछ देता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1977 में हुई थी। और किस पार्टी की सरकार बनी थी, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। और आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के द्वारा 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। आगे देखिए 1970 के दशक के आसपास की सब घटना है। आगे जो भी पॉइंट होगा महत्वपूर्ण। 1971 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था या किस पार्टी ने दिया था, तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। कब दिया था, तो 1971 के आम चुनाव में दिया था। आगे देखिए, आगे पॉइंट यहाँ देखिए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। देखिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिन्हें संपूर्ण क्रांति के टोटल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया था। 1975 में आंदोलन हुआ था दिल्ली में। उसके बाद ही इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि ये कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब जाकर के उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराते हुए उनका जो निर्वाचन हुआ था उससे अवैधानिक करार दिया था, यानी वो संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री नहीं थी। इसी के वजह से उन्होंने क्या किया कि ये आपातकाल की घोषणा उन्होंने कर दी थी। आपातकाल, ये डेट भी याद रखेंगे, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी, 25 जून 1975 को। आगे देखिए 1977 में लोकसभा में, तो जो 1977 में आम चुनाव हुए थे तो उसमें कितनी सीटें, 542 में से 330 सीटें जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। 542 में से 303 सीटें जनता पार्टी के खाते में आई थी, जबकि इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तो ये महत्वपूर्ण था पॉइंट आपके लिए। 1980 में फिर आम चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनती हैं। देखिए ये पूछता है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। कौन से पेड़ के लिए हुआ था, तो अंगू के पेड़ से संबंधित था। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड है, पूछ देता है कि ये किस चीज़ से संबंधित था चिपको आंदोलन, तो पर्यावरण से संबंधित था। दलित पैंथर्स कहाँ था, तो ये दलितों के उत्थान के लिए महाराष्ट्र में एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था दलित पैंथर्स। तो ये भी याद रखेंगे। 1972 में दलित पैंथर्स नाम का एक संगठन बनाया गया था। आगे देखिए, जो भी भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, ये याद रखेंगे। महेंद्र सिंह टिकैत। शेतकारी संगठन भी एक महाराष्ट्र में बना था, पूछ देगा कि शेतकारी संगठन किस चीज़ से संबंधित था, तो ये किसानों से संबंधित था।
भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। अगला देखिए पूछेगा कि तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था, नेल्लौर जिले में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पॉइंट सब ये पूछ देता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे देखिए, सूचना का अधिकार कानून जो पारित हुआ, ये आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो राजस्थान में शुरू हुआ था। 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सर्वप्रथम इसकी मांग उठाई गई थी। तब जाकर के लास्ट में 2005 में पूरे भारत में इसके सूचना का अधिकार कानून बना था, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन बना था। ये इसको याद रखेंगे आप लोग। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था भारत में, कब लागू हुआ? 2005 ईस्वी में। आगे देखिए, आगे कोई भी, ये महत्वपूर्ण है, ये कई कंपटीशनों में पूछ चुका है। पूछता है कि सप्तदलीय गठबंधन किस देश से संबंधित है? सप्तदलीय गठबंधन किस देश से संबंधित है? तो ये नेपाल से संबंधित है, इसको याद रखेंगे, सप्तदलीय। अगला, बोलीविया में किस लिए संघर्ष हो रहा था? तो ये पानी के लिए हो रहा था, जल के लिए हो रहा था। वहाँ पे निजीकरण यानी प्राइवेटाइज कर दिया गया था, पानी दे दिया गया था प्राइवेट हाथों में, और पानी की कीमतें बढ़ने लगी थी। तो इसलिए बोलीविया के लोगों ने उसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। तो बोलीविया के लिए संघर्ष किस लिए जाना जाता है? तो पानी के विरोध में वो आंदोलन हुआ था। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, यानी बना कब था? तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इसमें सहयोग था। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। आइए अगला देखते हैं, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो ये 1948 ईस्वी में। यह भी पूछ देगा कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। आगे देखिए, ये आपका कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था 1688 ईस्वी में। 1688। एक और अभी हम बताएं आप लोगों को कि चेन्नई में, भारत के चेन्नई, मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। और 1688 ईस्वी में ही इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसको याद रखेंगे, ये आपको महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण। आगे देखिए पॉइंट्स कुछ, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। देखिए, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ये आपसे पूछ देगा एग्जाम में, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ऑप्शन होगा विधायकों पर, सांसदों पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो किस पर होता है? विधायकों एवं सांसदों दोनों पर दल बदल कानून लागू होता है। तो इसको याद रखने की जरूरत है, ये महत्वपूर्ण है कि दल बदल कानून दोनों पर लागू होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा छाप। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भाजपा की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल छाप। अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुई थी। S.A. डांगे के नेतृत्व में हुआ था, उन्हीं के प्रयास से हुआ था, इसको याद रखेंगे। अगला है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रमुख नेता कौन थे? ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, A.K. गोपालन तथा बी रामामूर्ति थे। आगे की बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में हुई थी। बसपा की काशीराम इसके संस्थापक थे, अध्यक्ष थे काशीराम। आगे देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1999 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। राष्ट्रीय जनता दल राजद की स्थापना कब हुई थी? 1997 में, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? अभी लालटेन छाप। अगला है जनता दल यूनाइटेड, जदयू, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। क्या नाम है? जनता दल यूनाइटेड, जदयू। इसकी स्थापना हुई थी 1999 ईस्वी में। आपसे ये पूछ देगा कि जनता दल यूनाइटेड में किस पार्टी का विलय हुआ था? तो वो समता पार्टी का विलय हुआ था, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी थी। समता पार्टी का विलय किस में हुआ था? जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। समाजवादी पार्टी, जो कि मुलायम सिंह के नेतृत्व में हुआ था, 1992 ईस्वी में। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन 1973 ईस्वी में हो गया था, लेकिन उस समय वो बिहार के साथ जुड़ा हुआ था। बाद में जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब वो स्वतंत्र रूप से वहाँ लड़ता है और उसकी सरकार बनती रहती है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो अभी बताया गया था कि वहाँ 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो ग आंसर हो जाएगा इसका।
अगला है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में प्रारंभ हो गया था जन आक्रोश, जिसका नेतृत्व वो जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ही कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था और उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। अगला, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो आपका ये संबंधित ये नहीं, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से विरुद्ध, चूंकि ये था दलितों का संगठन था, जाति प्रथा का उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति की बात करता था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत उसके प्रमुख नेता थे। अगला है, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो ये होता आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये राजस्थान में शुरुआत हुई थी। इसको याद रखेंगे। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो भारत में 2005 ईस्वी में बना था। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ पे ये पूछ रहा है, कहीं कहीं पूछ देता है कि सप्तदलीय गठबंधन या सप्तदलीय किस देश से संबंधित है? तो वो नेपाल से। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमतों में वृद्धि इसका मुख्य कारण था। अगला है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो ये आपको पता है 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? अफसरों के समूह से? बिल्कुल नहीं। सेनाओं के समूह से? बिल्कुल नहीं। व्यक्तियों के समूह से इसका संबंध होता है राजनीतिक दल। यह भी पूछेगा राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है? तो सत्ता प्राप्त करना, चुनाव जीतना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो आ ही गया यहाँ पे सत्ता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो वो पड़ी थी ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो राजनीतिक दल अफसरों की बहाली से संबंधित कोई काम नहीं करता है, बाकी सारा काम करता है। चुनाव लड़ता है, प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाता है, सरकार की आलोचना करता है, ये सब काम करता है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करते हैं। ये निगेटिव पॉइंट है, तो ये बाधा उत्पन्न करने का काम राजनीतिक दल नहीं करता है। बाकी सब इसका सही आंसर है। अगला है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 2 दलीय व्यवस्था है। अगला, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, यानी हटा देना, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है स्थायित्व के लिए। अपदस्थ कर देंगे तो स्थायित्व कैसे होगा? इसलिए नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? इसमें से 3 चुनौतियां हैं, लेकिन एक चुनौती नहीं है। तो राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, ये चुनौती नहीं है, ये बल्कि ये अच्छी बात है, ये कोई समस्या नहीं है। अगला, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों, विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर। तो सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। अगला, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। अब राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं है, आरजेडी। बाकी ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है ये। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये 1999 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। अगला है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? समाजवादी पार्टी का साइकिल है आपका। राजद का क्या है? लालटेन है। लोजपा का क्या है? बंगला है। और जदयू का तीर है। इसको याद रखेंगे, चुनाव चिन्ह भी पूछ देता है कभी कभी। कांग्रेस पार्टी, तो ये पहले यूपीए कहलाता था, लेकिन अब ये आपका इंडिया हो गया है। इंडिया हो गया, इसलिए इसको याद रखेंगे, इंडिया अलायंस हो गया है कांग्रेस पार्टी का, अब ये यूपीए नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का आपका एनडीए है। कम्युनिस्ट पार्टी का आपका थर्ड फ्रंट है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है जो कि झारखंड में है। चलिए, ये था 3 चैप्टर का महत्वपूर्ण वन लाइनर और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले वीडियो में दो चैप्टर इसका बच जा रहा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसको अधिक से शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।